आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल यूपी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का जिताऊ उम्मीदवारों पर नजर है। खासकर बीजेपी जीते हुए उम्मीदवारों पर दांव लगाने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल लोकसभा 2024 की चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, तो वहीं विपक्षी दल बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। निकाय चुनाव में बम्पर सफलता के बाद बीजेपी नेतृत्व ये मान रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 का उसने सेमीफाइनल भी जीत लिया है। संगठन की अगली नजर अब लोकसभा चुनाव में जीते हुए उम्मीदवारों पर है, जिसमें उम्मीदवारों की उम्र की कोई सीमा तक नहीं की गई है। निकाय चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को हर शहर, हर कस्बे में एक नेता दे दिया है, जो कि उसके अभियान को 2024 में सफलता दिला सकती हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि निकाय चुनाव की सफलता तो बीजेपी ने किसी तरह से हासिल की और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं बीजेपी के इस प्लान को लेकर विपक्षी पार्टियों का क्या कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से शुरू कर दी है। जनता के बीच जाना, लोक महासंपर्क अभियान के तहत तमाम छोटे बड़े नेता जनता के बीच जा रहे हैं। जहां तक प्रत्याशी चयन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का एक यहाँ प्रोसेस है कि किस तरह से प्रत्याशियों का चयन होता है। यहाँ कोई बंदिशें नहीं होती हैं, कोई जातवाद नहीं होता है, बल्कि जो जनोपयोगी हो, पार्टी के उपयोगी हो, ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी चुनने का काम करती रही है। अब जनता किसी भी बहकावे में भाजपा के नहीं आने वाली, क्योंकि उन्होंने 2014 में वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। 400 का गैस सिलेंडर था तब सर पर रखकर घूमते थे, 60 रुपए का पेट्रोल बिकता था, और आज 1200 का गैस सिलेंडर और 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है। कांग्रेस पार्टी को अब जनता उस पर वोट करने जा रही। राष्ट्रीय चुनाव में मुख्य विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी लड़ रही। जनता पार्टी ने जो ये डिसीजन लिया है कि वो इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट्स को टिकट देगी, चाहे उनकी उम्र 80 साल की क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने में क्यों मजबूर हुई है? पहले तो ये अपने सीनियर लीडर्स को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया करते थे, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा एहसास हो गया है कि आगामी 2024 का जो इलेक्शन है ये बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। आप देखिए कि इनके जो सांसद हैं, इनके जो विधायक हैं, ये किस कदर सत्ता का दुरुपयोग कर। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की खास रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां विपक्षी दल एकजुट रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारियां की हैं। कल यानी 11 जून को भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन की अहम बैठक होगी। दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। साथ ही साथ बीएल संतोष, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। न सिर्फ संगठन और सरकार में कैसे सामंजस्य बनाया जाए, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तब्दीलियां की जाए, इसको लेकर बड़ी चर्चा होनी है और उसके बाद बड़े निर्णय देखने को मिलेंगे। अंदरूनी तौर पर जो जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब सारी जो भी बार रखी गई थी या कहा जो भी नियम रखे गए थे कि ये एज होनी चाहिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए, उन सबको दरकिनार अब सीधे जिताऊ कैंडिडेट पर दांव लगाने का मूड बना रही है। सभी जगह सर्वे कराए जा रहे हैं और जहां पर भी जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो भारतीय जनता पार्टी को वो सीट जिता के देगा, उस भारतीय जनता पार्टी दांव लगा चुनाव में नजर आएगी। लिहाजा ये बैठक हर लिहाज से अहम मानी जा रही है और कल होने वाली इस बैठक के बाद रणनीति के तौर पर कहा जाए कि संगठनात्मक तौर पर कई सारी चीजें, तब्दीलियां होती नजर आएंगी। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं इसी मुद्दे पर। 24 का चुनाव है, ऐसे में क्या रणनीति है? इसमें खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ रहेगा। बीजेपी से नेता केसी जैन, चंचल कुमार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर केबी त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता, अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता कुछ ही समय में जुड़ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। अरविंद जी, आप ही के साथ इसकी शुरुआत करूंगी। 2024 का चुनाव और सारी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी, लेकिन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सी लिमिटेशन लगाई थी हर चुनाव में कि 75+ वालों को हम टिकट नहीं देंगे क्योंकि वो काफी एक्टिव नहीं होते हैं नेता। लेकिन इस बार की लोकसभा चुनाव में ये सारे जो लिमिटेशन है
वो खत्म की जा रही है, मतलब एज लिमिट को हटा दिया जा रहा है। क्या माने इसके पीछे की वजह? देखिए, कहावत है कि बिल्ली चाहे काली हो या सफेद हो, उसे चूहा पकड़ने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कुछ इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ती है और राजनीति की रवायत भी होता है कि जो उम्मीदवार जो है चुनाव जीतने में सक्षम होता है, राजनीतिक दल उसे ही जो है कसौटी पर कसते हैं। और चूंकि राजनीति का जो क्षेत्र होता है सेवा का क्षेत्र माना जाता है, तो निसंदेह जो है ऐसे लोगों को हमारी समझ से वरीयता देनी भी चाहिए जो जन सेवा की कसौटी पे या लोकतंत्र में जो एक सर्वग्राह्यता की जो एक कसौटी होती है उस पर खरा उतरे। आमतौर पे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह बात कहा था, सैद्धांतिक तौर पर आप उसे ले सकती हैं, लेकिन राजनीति में सिद्धांत से ज्यादा जो है कहीं ज्यादा व्यवहार महत्वपूर्ण होता है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी अगर मौजूदा परिदृश्य में देखें तो कई राज्यों में जो है उसे जो है करारी शिकस्त मिली है, चाहे वे हाल ही में हिमाचल की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, और जिस तरह विपक्षी एकता जो है लामबंद हो रहा है, वैसे में अपने वो जनप्रिय नेताओं के उम्र के आधार पर जो खोना नहीं चाहते हैं। वैसे भी देखिए तो अभी किसी भी विश्व के लोकतांत्रिक देश में भी जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो 80 साल के हैं। हम लोगों के यहाँ जो 81 साल की उम्र में मोरारजी देसाई साहब जो है देश के प्रधानमंत्री बने थे। अगर मान लीजिए 70 के ऊपर कर देंगे भारतीय जनता पार्टी, तो उसे कई नेताओं से जो अच्छे नेता है, जिसमें आप देखिए प्रयागराज के चाहे रीता बहुगुणा जोशी हो, फिरोजाबाद के चंद्रसेन जादौन हो, मेरठ के राजेंद्र अग्रवाल हो, डुमरियागंज से आपके जगदम्बिका पाल हो, कई ऐसे लीडर हैं जो कि मैदान से बाहर हो जाएंगे। और क्योंकि विपक्षी एकता के आगे जो है भारतीय जनता पार्टी को जो इस बार कड़ी चुनौती मिलने जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से फूंक फूंक कर कदम रख रही है, सर्वे करा रही है और उन नेताओं के बारे में जांच परख रही है जो कि इस चुनावी रणभूमि में जो है वह सिक्का जमा सके। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इसी खेल के जरिए जो है अपनी रणनीति को या रोड मैप को तैयार कर रही है। जी ठीक है, केसी जैन जी आपके पास ही आएंगे, क्योंकि बीजेपी ने एक फॉर्मूला तय किया हुआ था, उसी फॉर्मूले के हिसाब से बीजेपी आगे अपनी रणनीति बना रही थी, लेकिन अचानक से क्या ये जो हिमाचल में हाल हुआ, जो हमें कर्नाटक में देखने को मिला, ये सब उसी चीज का नतीजा है कि लोकसभा के लिए पूरा फॉर्मूला बीजेपी चेंज कर रही है? सिर्फ उम्र सीमा नहीं, बाकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी ने बदलाव किया है। नहीं, देखिए ममता जी, अभी आदरणीय जयतिलक जी ने जो बात कही कि कोई भी पार्टी हो, राजनीति में इस चीज का भी बहुत बड़ा महत्व होता है कि पार्टी टिकेगी कहाँ पर, और अगर पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी, केवल और केवल सिद्धांतों के बल पे चलेगी, वो भी ऐसे सिद्धांत है जिनके अगर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पहले तो 80 साल के ऊपर के लोग हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी में भी, और सारी पार्टियों में पहले से है, तो केवल एक परिवर्तन ये किया और फिर बहुत ज्यादा कैंडिडेट हमारे ऐसे नहीं है। लेकिन हाँ, जो 10-5 कैंडिडेट हमारे निकल जा रहे हैं एज बाउंडेशन की वजह से, और साथ ही साथ वो जिताऊ कैंडिडेट सिर्फ खुद नहीं है, उनका आसपास की 10-5 सीटों पे भी विशेष प्रभाव है। तो ऐसे में जो सच्चाई है उसको नकारा नहीं जा सकता है, उनके महत्व को नहीं नकारा जा सकता है। अभी कई सारी सीटों का उन्होंने नाम भी लिया आदरणीय जयतिलक जी ने, अरविंद जी ने। तो देखिए, हर एक पार्टी को जिताओ के, अब आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी आज गठबंधन उन्हीं दलों से करने के लिए तैयार है जिनसे इन्होंने 2017 में गठबंधन किया और उसके बाद में गठबंधन तोड़ दिया। कांग्रेस के साथ में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद में भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वैसे ही आप देख लीजिए कि कांग्रेस की प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, क्या हुआ, 1-2 सीटों पे आकर के आउट हो जाती हैं और अब वो प्रभार छोड़ रही है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे नगर निकाय चुनावों को लेकर के, एक बार भी दौरा करने तक यहाँ पर नहीं आए, यानी कि उन्होंने हार पहले से मान ली थी कि 17 में से एक भी सीटें निकलनी है। तो वो पार्टियां जिनको जिताओ क्या, हारने वाले भी कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, वो तो गठबंधन करके आ रहे हैं, पहले से अपने आप को हार मान लिया है कि भाई अब 20 सीटों पे नहीं जीत सकते, 20 पे आप लड़ जाइए, 20 पे हम लड़ जाए, 20 पे आप लड़ जाइए। तो जब बाकी पार्टियां इस तरीके से गठबंधन करके आ रही हैं और अपने नियम कानून सारे के सारे तोड़ रही हैं, जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया, गठबंधन धर्म को निभा भी नहीं पाए, ये गठबंधन में आ रहे हैं और गठबंधन करने को तैयार भी नहीं है, घर घर जाकर के गठबंधन के लिए जो है समझौता करने के लिए अपील करते घूम रहे हैं। तो ठीक है, मैं केसी जैन जी लौटती हूँ आपके पास, आपकी आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी के पास चलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। त्रिपाठी जी, सुना आपने दोनों मेहमानों को,
हाँ केसी जी, आपकी आवाज आने लग गई, मैं लौटती हूँ आपके पास। त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। त्रिपाठी जी, कांग्रेस का क्या विजन है? क्योंकि आपने तो अभी हाल में 2 प्रदेशों में अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीत दर्ज की है, चाहे मैं हिमाचल की बात कर लूं या फिर मैं कर्नाटक की बात कर लूं, और आने वाला फोकस आपके सामने बहुत सारे राज्य और भी हैं जहां पर राजस्थान है, जहां पर वापस सत्ता लानी है, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी आपके सामने है। लेकिन आपका उत्तर प्रदेश के लिए क्या फॉर्मूला है? क्योंकि हर पार्टी का अपना एक सिद्धांत है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला उत्तराखंड के लिए अलग है, हिमाचल के लिए अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए पूरा अलग है। ऐसे में कांग्रेस का क्या विजन है? वो आगे किस तरीके से रणनीति रखने वाली है 2024 के चुनाव में? मैं आपको पहले तो जो जैन साहब ने कहा वो कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, ये उन्होंने स्वीकार लिया कि हम सिद्धांतों पे कोई काम नहीं करते, सिद्धांत हम ताक पे रख देते हैं, हमें सिर्फ चुनाव जीतना होता है। कम से कम अच्छे प्रवक्ता हैं, ईमानदारी से उन्होंने सच को स्वीकारा टेलीविजन पे, उनको बधाई इस बात की। आगे मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की एक ही लड़ाई है, वो है जनता के हित की लड़ाई, और हर राज्य में हम उसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम वापस आ रहे हैं, और जहां जहां भी चुनाव हैं वहां जनता आज चाह रही है कि कांग्रेस का शासन चाहिए। देश में भी अभी बहुत समय नहीं हुआ, 9 साल पहले कांग्रेस की ही सरकार थी और 10 साल वो सरकार रही थी, और 1 साल बाद फिर देश में कांग्रेस की सरकार होगी। उत्तर प्रदेश के लिए भी हमारी यही नीति है कि जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, आप देखो आज जो नौकरियों की भर्तियों की स्थिति है, कोई भी विज्ञापन नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम और इवेंट करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो कितनी नौकरियां, युवा देख रहा है, महिलाएं देख रही हैं कि वो महंगाई की क्या मार झेल रही हैं, युवा बेरोजगारी देख रहा है। तो ये जो मुद्दे हैं समाज के, जो देश को दिशाहीन किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है विकास के रास्ते से, वो पूरा देश देख रहा है। और एक प्रदेश नहीं, हर जगह ऐसी ही आवाजें हैं। कांग्रेस के शासन को याद कर रहे हैं, अब लाना चाहते हैं, और राजनीति में कोई स्थायी भाव नहीं होता, यहाँ बदलाव होते रहते हैं। लोकतंत्र में जनता नीतियों को देखती है। तो इस समय जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस के पक्ष में हैं। यूपी में भी कांग्रेस आएगी, बेहतर तरीके से अपना काम हम लोग कर रहे हैं संगठन पे, और लगातार अपने संगठन को मजबूत करने पे, और उसका परिणाम आपको चुनाव में दिखाई। ठीक है, चंचल कुमार जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सर बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। चंचल जी, आपके पास ही आऊंगी क्योंकि 2024 के चुनाव में बहुत आप पास आ गई हैं, और अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव तो इस वक्त पूरी तैयारी में पहुंच गई हैं। एक तरफ हिंदुत्व का कार्ड अब वो लगातार खेलते हुए नजर आ रही हैं, उस तरफ भी उनका रुझान हो गया है। अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई है अभी, और आने वाले समय में कुछ और दलों के साथ वो मुलाकात करने वाली हैं। क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की? किस तरीके से 2024 का चुनाव फतेह करना है? देखिए, 2024 के लिए समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है। हम अब जो हमारा गठबंधन दल है, इसमें हम उसके साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे जनता के बीच में करके 2014 से पहले ये लोग आए थे, और आज उन्हीं वादों को, जो ये जुमले साबित हुए, जो झूठे वादे करके भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे, उन सब वादों को लेकर के, उन सब बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि कितने झूठे लोग हैं ये, और ये किस तरीके से महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, केवल जो है ये केवल एडवर्टीजमेंट करने का काम किया इन्होंने, अगर देखा जाए 9 सालों में। तो आप खुद सोचिए, आज जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, अभी हमारे कांग्रेस के पैनलिस्ट ने, बड़े भाई ने बताया, बहुत अच्छी बात थी। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, आए दिन फॉर्म लटके रहते थे मार्केट में, ये भर्ती चल रही है, वो भर्ती चल रही है, लेकिन आज अकेले रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खा गई है मोदी सरकार। और मैं एक डिपार्टमेंट की बात करूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त से, बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है लगातार लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं का गला घोट रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कन्नौज के अंदर जिस तरीके से सांसद महोदय ने थप्पड़ मारे हैं पुलिस को, और थप्पड़ मारने के बाद जो है जो वहां पे जो पूरा पुलिस महकमा था उसको हटा दिया गया, उसको छुट्टी पे भेज दिया गया है। एक भी आदमी गवाही देने को तैयार नहीं है। वो तो शुक्र है कि किसी नौजवान ने वीडियो बना ली थी, वो वीडियो सबके सामने जनता के बीच में है। एक दो वाकई नहीं है। आप देखें, चाहे वो टेनी मिश्रा की बात हो, आपने देखा होगा ब्रजभूषण शरण सिंह की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं आम जनता समझ चुकी है और ये जान गई है। दूसरी बात, जो डबल इंजन की बात हो रही है, अरे जो भी 80 एज की बात हो रही थी, मेरा यह मानना है कि आज के समय में दोनों इंजन टकरा रहे हैं। ये दोनों जो इंजन है, ये दिल्ली वाला इंजन और लखनऊ वाला इंजन,
ये दोनों टकरा रहे हैं, आपस में टकराहट बहुत बड़ी है। और दूसरी चीज आपने देखा होगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ का इंजन वहां का इंजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री की जो उम्र है तकरीबन अभी 13 साल 73 ईयर हो जाएगी सितंबर में। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि 75 साल तक का क्राइटेरिया है, तो आगे कैसे प्रधानमंत्री जी और आगे जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने रहे। और यहाँ पे हमारे योगी जी, जो इनकी भी बड़ी ललक है हमारे मुख्यमंत्री का, अगला प्रधानमंत्री मुझे बनना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला। तो ये बहुत सारी चीजें इन लोगों के अंदर की बातें हैं, इन लोगों के इंटरनल सिस्टम है, वो जनता के बीच में गाय बगाहें आ रही है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आज के समय में केसी भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारी सैद्धांतिक बातें हैं, हम लोग कभी कभी उसको ताक पे रख देते हैं, अक्सर करके ताक पे आप लोग रख दिया करते हैं। ये एक दो बार की बात नहीं है, आप लोग अक्सर करके सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे लोकतांत्रिक मूल्यों की लगातार, चाहे सिद्धांतों की बात, आप तो लगातार ताक पे रखते चले जा रहे हो। और आज देखो हालत ये है कि इनके यहाँ जो है केवल वन मैन शो की व्यवस्था हो गई है। अरे और ममता कोई जी, मजाक है, ये कौन वन मैन शो की बात कर रहे हैं भाई? परिवारवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना हुआ है? परिवारवादी की बहुत लंबी जब तक पार्टी का गठन हुआ तब से बहुत लंबी शुरू से लेके अब तक आज कौन के बना समय हुआ में है? मैं बता रहा हूँ, किसी विधायक की हिम्मत है क्या कोई आप जीएसटी पे लेकर के गए, हिम्मत है क्या? आप हमारे जीएसटी पे आदरणीय चुनाव मुख्यमंत्री जी लड़े, के अलावा आप कोई बुलडोजर परिंदा पे भी चुनाव नहीं मारा। लड़े, सारे के सारे बीजेपी नेताओं को मैं जानता हूँ, बड़ी हालत खराब है, प्रतीक के लिए हालात में जी आपने रहे हैं पूरा सब लोग। कितना बवाला ठीक है, खड़ा एक-एक कर करके दिया। बात और आज करिए। पूरे प्रतीक के लिए प्रदेश में किसी जाएंगे, इसके बाद आपको कायम मौका कर दिया, देंगे। उसी एक बार का सुन एक लीजिए, बात आपकी है। बातों को भी पूरी तरीके से सुना गया है। अब चंचल जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। चंचल जी, आप बात पूरी करिए। जी देखिए, और दूसरी बात यह है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण डिबेट रखी है आज। मैं इस बात पे ये स्पष्ट कह सकता हूं कि जो अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जमीर जिंदा है, तो कम से कम ये उन मुद्दों की बात करें जो इन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, 100 दिन के अंदर कालाधन लाने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, इन्होंने आदर्श ग्राम बनाने की बात कही थी, इन्होंने 100 स्मार्ट शहर बनाने की बात कही थी। उन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, मुफ्त ठीक में है, नहीं चर्चा करना। ठीक है। केसी जैन ये जी, केवल भटकाना चाहते केसी जैन जी, हैं मुद्दों को। बात जवाब जी दीजिए। जी जी, देखिए पहली बात तो ये है, जिन किसानों की ये बात कर रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और तमाम सारी उनकी फसलें ऐसी हैं जो आज 2009 की आप जो बात कर रहे हैं वो 3 गुना रेट पे खरीदी जा रही। जो 12 रुपए किलो गेहूं खरीदा जा रहा था, आज 23 रुपए 24 रुपए किलो गेहूं खरीदा जा रहा है। उसका वो है रेट 12 रुपए किलो रेट था। पता कर लीजिए, पता कर लीजिए आप लोगों को झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है ना। कांग्रेस तो इतनी लालायित है कांग्रेस सत्ता में आने के लिए। क्या बोलते हैं, थोड़ा सोच लिया करिए। देखिए ममता जी को चुप कराइए, प्रवक्ता है, चुप कराइए। मैं इनके बीच में बोला भी कुछ नहीं, भी बोल देंगे। मैं इनके बीच में बोला भी नहीं। देखिए इनके नहीं, अंदर नहीं, इतनी कुछ भी लोकता आप है, बोल रहे इसी के हैं, साथ बता दो कौन सी किस फसल फसल की का नाम नाम हो गया है? आपको किसी दुकान एक दिया फसल का बताओ। नाम बताइए। आप बताइए एक फसल का नाम बताओ जिसका 3 गुना नाम हो गया है। अरे चंचल एक जी, फसल का नाम चंचल जी, बताइए। चंचल जी और फसल का केबी नाम। त्रिपाठी जी, थोड़ी देर शांत हो जाइए, उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप दोनों का ही मौका है। एक बार बात पूरी करने मैम, दीजिए, क्या इनसे बोलना एक चाह रहे हैं। फसल का नाम सुन तो पूछिए लीजिए, ना, सुन इसके लीजिए, 3 में काम हो गए। सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलेगा त्रिपाठी जी। ऐसा समझ नहीं आएगा, मुझे भी नहीं, जनता को भी। गुला जनता का। और दूसरी बात ये ममता जी, 65,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में बांट करके दे रही। कांग्रेस क्यों ऐसी कोई योजना नहीं लेकर के आई? क्या कांग्रेस के पास समय नहीं था? 70 साल तक केवल और केवल जनता को गुमराह करते रहे। और यही सारी बातें, यही महंगाई, यही भ्रष्टाचार का झूठा पलीता लेकर के आए और जनता ने क्या किया? इन्हीं को पलीता दिखा दिया, इन्हीं को बाहर कर दिया। अभी इसके पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश सहित, उत्तराखंड सहित, ये 0 पे आउट हो गए। पंजाब जो इनके पास था वो भी चला गया। हाँ ठीक है, आपके अंदर उत्साह है, कर्नाटक हिमाचल भी कर लो। आप 2 राज्यों में सरकार बना लिए, आपके अंदर उत्साह है। 5 राज्यों में हार गए, उसके बाद में 3 राज्यों में फिर हारे, गुजरात सहित। तो आप ये भी तो देखिए। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? आपको कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहे, चाहे एमएलसी के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे 2 राज्यों में जीती भी है कांग्रेस। उन बातों का भी आप जिक्र कर लेंगे तो बेहतर होगा। और वो 2 राज्य ही ऐसे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी को खुद में काम करने की इतनी जरूरत हो गई कि उन्होंने अपनी सारी रणनीतियों को ही बदल कर रख दिया है। इस पर भी आप बिल्कुल नहीं ममता जी। अरविंद जी आपके पास ममता जी, क्योंकि ममता जी, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार काम करती है, लगातार काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और लगातार झूठ बोलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अरे आपने कितने रोजगार दिए? वाली पार्टी है, एक फसल का नाम नहीं बता पाए।
ठीक है तो केसी सारी जैन जी, आप फसल लगातार का काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो बावजूद बता रहे उसके हैं, 2 65,000 राज्यों में हार का करोड़ सामना आपने करना दिया पड़ा है और किसानों अभी बाकी को। राज्यों में लगातार आपकी बांट रहे हैं। रणनीति बहुत और उन्हीं तेजी से आगे किसानों बढ़ को रही है, खाद्यान्न मुफ्त दे रहे हैं। समीकरणों को बदलने एक फसल के नाम की बता कोशिश दो की जो जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका असर ही है। 23 रुपए किलो ले रहे एक फसल हैं। बता दो, झूठ की हद 23 होती रुपए है। किलो जिनका गेहूं हम ले रहे हैं, उनको हम खाद्यान्न मुफ्त बांट रहे हैं 80 करोड़ आबादी को देश की, और 65,000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में डाल रहे अरे हैं। इस गलत आपकी फहमी में न तरीके रहो, से जनता भ्रष्टाचार आपको नहीं है, सुन रही है। आपकी आप तरीके से किसको फ्री में भ्रष्टाचार नहीं खाद्यान्न बांट रहे है। हैं, यही बोल आप बोल 1 के रुपया जनता आज बेचते आपको एहसास थे, करेगी। 1 रुपया बेचते थे 15 पैसा पहुंचता था, और आज अगर 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं, 2,000 रुपए किसानों के खाते में पहुंच रहे हैं। ठीक है, आज कितनी योजनाएं ठीक है किसानों के केसी, लिए, ठीक है, खाद्यान्न एक योजना मुफ्त कंप्यूटर देने राज्य के जैन लिए, साहब बस हो गया, अब बीमा औरों से योजना सवाल दे ले रही लूं मैं। है, ठीक है, हो किसान गया। सम्मान निधि है। बहुत सारे काम किए आपने, बस बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए, लेकिन और भी पहले लोग हैं कितने उनके पास भी एयरपोर्ट बहुत थे, सारी कितने चीजें एयरपोर्ट बताने है के देश लिए। में? अरविंद जी, कितने एयर्स हुआ करते हैं, आज कितने ये जो एयर्स हैं? मध्य प्रदेश गुना और पिछले 9 कर्नाटक सालों की में हमने स्थिति रही, पहले कितनी और सड़क थी? क्या ये मात्र इसी 90 का हजार बदलाव का किलोमीटर अंतर रहा? सड़क हुआ और जो करती निकाय थी, चुनाव में 90 हमने लाख देखी कि किलोमीटर। कई ऐसी सीटें आज 2 थी करोड़ जहां पर भारतीय 2 जनता करोड़ पार्टी को किलोमीटर हार का आज सड़क सामना बन चुकी करना है, पड़ा। नेशनल हाईवे। एक तो फैक्टर था कि जो वहां पर नेता थे वो कहीं ना कहीं पार्टी से कुछ टिकटों को लेकर उनकी नाराजगी चल रही थी, और कुछ ऐसे वरिष्ठतम नेता भी थे जो अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। क्या उसी सिचुएशन को देखकर भारतीय जनता पार्टी ये फैसला ले रही है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने क्राइटेरिया करेक्ट कर दिया था कि 75 प्लस को हम किसी को टिकट नहीं देंगे, लेकिन लोकसभा में ये रणनीति बदले क्योंकि विपक्ष भी काफी एक्टिव हुआ है अभी, चाहे फिर हम कांग्रेस की बात करें, 2 राज्यों में जीत की बात करें, या फिर समाजवादी पार्टी के को देखें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। ममता जी, देखिए 2-3 आयामों से इस पूरे प्रकरण को देखना होगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव ये दोनों जो है अलग तरीके से जनता मतदान करती है। मेरा जितना अनुभव है, या जो हम लोग सर्वे में शामिल होते हैं, तो देखते हैं कि आप देखेंगे कि 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, यानी मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी तीनों राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन ठीक 1 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ, तो मध्य प्रदेश के 29 सीटों में तकरीबन 25 सीटें भाजपा जीत गई, छत्तीसगढ़ के 11 में से 9 सीटें लोकसभा की जीत गई, राजस्थान के 28 में से 25 जीत गई, कर्नाटक में भी इसी तरह से वो जीत गई। तो ये लोकसभा के चुनाव जो है अलग आयाम से लड़े जाते हैं, और मतदान भी जो मतदाता है कुछ अलग अलग नजरिए से करता है। चलिए ठीक है अरविंद जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर वक्त बहुत कम बच गया है। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो 24 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाती हुई सभी पार्टियां नजर आ रही हैं, लेकिन ये कितना असरदार होगा ये 24 का चुनाव साफ तौर पर स्पष्ट कर देगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।